हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीजी पाठशाला। मैं हूं विद्या और हरिराम पटेल की सीरीज़ में जिसमें हम लोग पूरे चैप्टर को देखने वाले हैं विथ ऑब्जेक्टिव। तो ये 9th एडिशन के बुक से है हरिराम पटेल, जिसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूं और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रही हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 14 राज्य निर्वाचन आयोग। अच्छा, ये बताइए भारत में निर्वाचन आयोग कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 324 में दिया हुआ है। ठीक है, 324 में भारत निर्वाचन आयोग दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ये राज्य निर्वाचन आयोग है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग, इसका कौन सा आर्टिकल है, मतलब कौन से आर्टिकल इसमें दिया है? तो इसका जो प्रावधान है ना वो अनुच्छेद 243 में दिया हुआ है। मतलब जब पंचायती राज बना तो उसमें पंचायतों में इलेक्शन कराने के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूरी था, है ना, मतलब कोई तो आयोग होना चाहिए था। तो इसलिए 243 बनाया गया और इसमें दिया गया कि पंचायतों के लिए निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 या फिर या का नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग बोलता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, ZA बोलता है नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग। ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया, मतलब 243 जो था वो 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और 74वें संविधान संशोधन के तहत 243 जोड़ा गया, जिसके तहत नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन होगा और उसके लिए निर्वाचन आयोग गठित होगा, ऐसा बोला गया। ठीक है, अच्छा ये बताइए अभी लेटेस्ट में हमारे छत्तीसगढ़ के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो अभी हैं अजय सिंह। कौन है? अजय सिंह, लिख के रख लीजिएगा। ठीक है, अजय सिंह है जो कि जून 2024 में आए हैं और अभी तक हैं। ठीक है, ज़्यादा समय तो हुआ नहीं है। ठीक है, तो जून 2024 में अपॉइंट हुए हैं अजय सिंह, इसको ना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन जो आयोग है ना ये दो टाइप में डिवाइड है। निर्वाचन आयोग दो में डिवाइड है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, मैंने बताया था। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग में कौन कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य होंगे और राज्य विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्य होंगे। ठीक है, ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग ये सबका इलेक्शन करवाता है। ठीक है, होंगे इसका मतलब इन द सेंस क्या है, इसका चुनाव करवाता है। हाँ, तो किसका करवाता है? राष्ट्रपति का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है, लोकसभा राज्यसभा का चुनाव करवाता है और राज्य विधानसभा मतलब हमारे स्टेट का जो विधानसभा है और विधान परिषद है ना, तो दोनों का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। तो पहले हमारे पास इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू ही नहीं था और राज्य विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग ही करा देता था आर्टिकल 324 के तहत। लेकिन जब पंचायती राज गठित हुआ और नगरीय निकाय गठित हुआ तो वहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग का ज़रूरत पड़ा और यहाँ पे पंचायत दो टाइप में मतलब राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है, एक पंचायती राज निकाय का, एक नगरीय निकाय का। तो पंचायती राज निकाय का चुनाव कहाँ क्या क्या होगा? जिला पंचायत का चुनाव होगा सबसे ऊपर लेवल, फिर जनपद पंचायत का चुनाव होगा, फिर ग्राम पंचायत का चुनाव। तो ये तीनों स्तरीय का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है पंचायती राज निकाय में। और नगरीय निकाय में नगर निगम का चुनाव होता है, नगर पालिका का चुनाव होता है और नगर पंचायत का चुनाव होता है। ठीक है, तो ये सब चुनाव भी 73वां और 74वां संविधान संशोधन से जो ऐड हुआ, पंचायती राज और नगरीय निकाय, ये दोनों का जो इलेक्शन कराने का काम जो है ना वो राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद प्रथम बार पंचायती चुनाव जनवरी 2005 में हुआ था। कब हुआ था? 2005 में। तो ये क्वेश्चन आया है दो बार। ठीक है, तो जनवरी 2005 में सबसे पहली बार हमारा जब छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर सन 2000 को, लेकिन 5 साल बाद जो इलेक्शन हुए पंचायती राज में, पंचायत चुनाव। नेक्स्ट है पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार निम्न अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है और क्वेश्चन कंफ्यूजिंग भी है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, निम्न अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है, तो आपको याद रखना है मा से, तो मतदान अभिकर्ता और मतगणना अभिकर्ता। ठीक है, मतदान अभिकर्ता पोलिंग एजेंट और मतगणना अभिकर्ता काउंटिंग एजेंट। काउंटिंग एजेंट क्या करेगा? जब वोट डाल दिया जाएगा तो वहाँ पे मतगणना के समय वो रहेगा, गणना स्थल पर होगा और अधिकतम 2 अभिकर्ता नियुक्त करा जा सकता है। ठीक है, अधिकतम 2 गणना अभिकर्ता होंगे जो कि गणना करेंगे वोटों की।
और मतदान अभिकर्ता जो पोलिंग एजेंट होंगे ना, वो मतदान स्थल पर होंगे जब जब चुनाव होता है तब। और यहाँ पे ये भी 2 हो सकते हैं, अधिकतम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है निर्वाचन अभिकर्ता। निर्वाचन अभिकर्ता इलेक्शन एजेंट क्या करता है, ये शिविर में पर्ची बांटता है। उम्मीदवार अधिकतम 2 निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है शिविर में पर्ची बांटने के लिए निर्वाचन अभिकर्ता में। और निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति करना अनिवार्य नहीं है, मतलब अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते, ठीक है। उपरोक्त तीनों की नियुक्ति के लिए उम्मीदवार द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को अंतिम सूची जारी होने के बाद आवेदन किया जाता है ना। मतलब अगर नियुक्ति हो गई, अब अगर आपने नियुक्ति कर लिया हमारे लिए ये काम करेंगे तो रिटर्निंग जो अधिकारी होगा ना, जो जिसने आपको अप्रूव किया है, मतलब जैसे आप पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं तो जिसने आपको अप्रूव किया है वही रिटर्निंग अधिकारी होगा। तो रिटर्निंग अधिकारी को ना अंतिम सूची जारी होने के बाद आवेदन किया जाता है। अभिकर्ताओं की कोई योग्यता निर्धारित नहीं होती, मतलब ये जो निर्वाचन अभिकर्ता जो है ना नियुक्त किए गए हैं, कौन कौन से, निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता, मतगणना अभिकर्ता, तो इनके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है कि क्वालिफिकेशन हो, ठीक है, विदाउट क्वालिफिकेशन भी वो रह सकते हैं। अभिकर्ताओं की कोई योग्यता निर्धारित नहीं होती, परंतु ये किसी अपराध में लिप्त नहीं होने चाहिए जो ये अभिकर्ता है, ठीक है। और यहाँ पे कंफ्यूजिंग करने के लिए देता है कि क्या क्या की नियुक्ति नहीं की जा सकती। तो अगर आप याद रख लेंगे कि किसकी नियुक्ति की जा सकती है तो किसकी नहीं की जा सकती, उसको सबको आप एलिमिनेट कर देंगे, है ना। तो फिर भी एक बार देख लीजिए, लेखा अभिकर्ता की नहीं की जा सकती, अकाउंट एजेंट, प्रचार अभिकर्ता की नहीं की जा सकती, कन्वेंसिंग एजेंट, ठीक है। देखो प्रचार और निर्वाचन अभिकर्ता दोनों अलग है। निर्वाचन अभिकर्ता भी शिविर में पर्ची बांटते हैं, ठीक है, लेकिन ये प्रचार अभिकर्ता नहीं नियुक्त किया जा सकता, ठीक है। और मुख्य अभिकर्ता की भी नियुक्ति नहीं की जा सकती। तो किसकी की जा सकती थी बताइए, रिपीट कीजिए। निर्वाचन अभिकर्ता की नहीं की जा सकती है, मतदान अभिकर्ता की जा सकती है, मतगणना अभिकर्ता की जा सकती है। निर्वाचन, मतदान, मतगणना, बस तीन याद रखिएगा, बाकी कुछ चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब ऐसे ही दिया हुआ है, एलिमिनेट कीजिएगा। और तीनों में मैक्सिमम 2-2 हो सकते हैं, 2-2 नियुक्त किया जा सकता है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, 28 सितंबर सन 2002 को हुई। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा डेट, 28 सितंबर सन 2002 को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, रायपुर में है। और उद्देश्य क्या है, पंचायती राज एवं नगरीय निकायों के चुनाव कार्य के संचालन हेतु ना छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग बना है, ठीक है, पंचायती राज एवं नगरीय निकाय के चुनाव कार्य के संचालन हेतु। उसके बाद नियुक्ति कौन करता है, ये निर्वाचन आयोग, मतलब इसमें जो सदस्य होते हैं, हेड होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है। जैसे कि अभी के टाइम में कौन है, तो अजय सिंह है ना, तो अजय सिंह की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति किया जाएगा, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति राज्यपाल करेगा। और आयुक्त ना छत्तीसगढ़ में अब तक के निर्वाचन आयुक्त कौन कौन हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो निर्वाचन आयुक्त थे ना, वो 2002 से 2008 के बीच में सुशील त्रिवेदी थे। कौन थे, सुशील त्रिवेदी सबसे पहले थे। अब बोलो यहाँ पे तो 5 साल के लिए अगर हम लोग देखेंगे इनका टाइम पीरियड ना, तो ये तो 5 साल के लिए था, लेकिन नहीं, फिर भी टाइम पीरियड को ऊपर नीचे किया जा सकता है, ठीक है। तो 2002 से 2008 के बीच में थे सुशील त्रिवेदी। फिर शिवराज सिंह थे 2008 से 2010 के बीच में। फिर थे प्रफुल्ल चंद देलई जो कि 2010 से 2016 के बीच में थे। और ठाकुर राम सिंह थे 2016 से 2023 तक। और अभी अजय सिंह हैं, ठीक है, अजय सिंह हैं 2024 से अब तक अजय सिंह है, ठीक है। उसके बाद में राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, तो आपको एकदम ध्यान रखने की जरूरत, शक्तियाँ 4-2, ठीक है, 4-2 में शक्तियाँ हैं, ठीक है, किसमें है, 4-2 में शक्तियाँ। तो राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ पंचायतों के लिए कराए जाने वाले समस्त निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करना, मतलब कि जितने भी लोग वोट डालने वाले हैं उनकी निर्वाचन की जो नामावली तैयार करना। देखो उनका तो काम करता है, मतलब लोगों का तो पूरा लिस्ट तो रखता ही है, साथ ही साथ में जो चुनाव में भाग लेने वाले हैं, है ना, तो उनका भी पूरा नाम तैयार किया जाता है, साथ ही साथ में उनका भी पूरा लिस्ट तैयार किया जाता है। तो ये दोनों की बात हो जाती है।
निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण की समस्त शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगी। ठीक है, तो मतलब उनका अधीक्षण करना, देखना, उनको निर्देशन के अपने अंडर रखना और उनका नियंत्रण करना, है ना, कि वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके, ये सब कार्य ना किसका होगा, राज्य निर्वाचन आयोग का होगा। तो धारा 42 में क्या दिया गया है, 4(2) में 4(2) राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ दी हुई है धारा 42 में। फिर उसके बाद धारा 42 का में क्या दिया गया है, अधिकारियों और कर्मचारी वृंद की नियुक्ति की शक्ति। देखो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी अपने अधिकारियों को और कर्मचारी को नियुक्त कर सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन भी कर सकता है, यहाँ पे भी ये अपने लिए कर्मचारी नियुक्त कर सकता है। अधिकारियों और कर्मचारी वृंद के नियुक्त करने और उनके कर्तव्य एवं कृत्यों को समानुदेशित करने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के पास है, जिसे वह राज्य सरकार के परामर्श से करेगा। ठीक है, तो राज्य सरकार के परामर्श से ही वो अधिकारियों की नियुक्ति करेगा, लेकिन वो उनको नियुक्ति करने का उनके पास अधिकार है। ठीक है, तो ये कौन से धारा में दिया है, 42 का, और शक्ति किस में दी थी, 4(2) 42। ठीक है, उसके बाद धारा 43 में क्या बोला है, नियम बनाने की शक्ति। ठीक है, नियम बनाने की शक्ति धारा 43 में दिया है। राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से निर्वाचन नामावली तैयार करने और पंचायतों की सभी निर्वाचनों का संचालन करने के लिए नियम बनाएगी। ठीक है, पूरा नियम अपना हिसाब से वो बना सकती है, कैसे कैसे होना चाहिए, कैसे कैसे नहीं होना चाहिए, इस तरीके से। उसके बाद में राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्या हैं, तो पंचायती राज चुनाव की समय सारणी तैयार करना। ठीक है, समय सारणी तैयार करना कि कब कब चुनाव होगा, कौन से कितने ग्रुप में होंगे, है ना, कहाँ कहाँ पे पहले पहले जैसे डिवाइड कर दिया जाता है ना, पहले ग्रुप में ये इतने जगह का चुनाव होगा, फिर दूसरे में इतने जगह का होगा, तो इस तरीके से समय सारणी तैयार करना। राज्य निर्वाचन आयोग केवल समय सारणी बनाती है, किंतु अधिसूचना राज्यपाल जारी करता है। उसकी अधिसूचना कौन जारी करता है, राज्यपाल जारी करता है, लेकिन समय सारणी पूरा काम, इंटरनल पूरा करने का काम राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। समस्त निर्वाचन क्षेत्रों में नियंत्रण और निर्देशन करने का काम होता है राज्य निर्वाचन आयोग का। मतदाता सूची तैयार करना, ये पहले ही हम लोग देख चुके हैं। आचार संहिता जारी करने का कार्य भी राज्य निर्वाचन आयोग का होता है, तो देखो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आचार संहिता भी जो जारी करता है ना, वो राज्य निर्वाचन आयोग ही जारी करता है। चुनाव के लिए चुनाव चिन्हों का निर्धारण एवं आवंटन करना कि किसको कौन कौन सा चुनाव चिन्ह दिया जाएगा, ये भी राज्य निर्वाचन आयोग ही तय करता है। और शक्तियाँ किस में दी गई है, 42 में। मैं रिपीट कराऊंगी बार बार, जिससे आपको याद हो जाएगा ना। निर्वाचन की सूचना एवं उसके लिए समय अनुसूची। आयोग द्वारा जारी अनुसूची जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निम्न अधिसूचना के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, तो जारी अनुसूची जो है ना, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निम्न अधिसूचना के लिए जारी किया जाता है। और किसके लिए जारी किया जाता है, नाम निर्देशन की अंतिम तारीख। ठीक है, नाम निर्देशन जो है मतलब कितना तक आपको नाम निर्देशित कर ही देना है कि आप वो भाग लेना चाहते हैं, तो अंतिम तारीख डिसाइड करते हैं कितना, ये लास्ट डेट होगा। तो सूचना प्रकाशन के तारीख से 7वें दिन तक, ठीक है, जो सूचना प्रकाशन हुआ उसके 7वें दिन तक ना। उसके नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा, ठीक है, समीक्षा, है ना, तो समीक्षा करना, एनालिसिस करना, है ना। नाम निर्देशक अंतिम तारीख से ठीक अगले कार्य दिवस में, है ना, इसको समीक्षा करना होता है। उसके बाद में अभ्यर्थिता के नाम वापस लेने की तारीख, नाम कब वापस लिया जाएगा, है ना, तो इतना तारीख को अगर आपने नाम ऐड करवा दिया है तो इस तारीख तक आप नाम अपना वापस ले सकते हैं, अगर आपका मूड चेंज हो गया है तो ये सब चीज़ की तारीख। फिर मतदान कब होगा और मतगणना कब होगा, उसकी तारीख, ये सब डेट डिसाइड करते हैं। सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम कब घोषणा किया जाएगा, तो इसकी तारीख, ये सब के सब काम ना निर्वाचन आयोग का ही होता है। उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, निर्वाचनों के संचालन हेतु प्रशासनिक तंत्र क्या क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रशासनिक तंत्र। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव के समय चुनावी कार्य हेतु अधिकारी तथा कर्मचारी वृंद नियुक्त किया जाता है। ठीक है, नियुक्त किया जाता है कि पर्यवेक्षक निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करती है। मतलब जो निर्वाचन आयोग है, जो आयोग जो है ना, इसी के निर्देशन में कार्य करती है ना। तो सबसे ऊपर लेवल पे कौन होगा, राज्य निर्वाचन आयोग होगा। कौन से आर्टिकल,
आर्टिकल 243 के 243 जेड ए। अब राज्य निर्वाचन आयोग होगा, उसके नीचे आएगा जिला निर्वाचन आयोग। हर एक जगह में जिला होता है ना, और जिला का मेन हेड कलेक्टर होता है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग के जस्ट नीचे। पता चला संभाग में और बाकी सब चीज़ में डिवाइड नहीं कीजिएगा, जिला होगा। ठीक है, जिला निर्वाचन अधिकारी। उसके बाद में फिर आएगा रिटर्निंग अधिकारी। ठीक है, क्या आएगा? रिटर्निंग अधिकारी। देखो, रिटर्निंग अधिकारी जो होता है ना, वो एक क्षेत्र का ना पूरा लेने का काम, उनका डॉक्यूमेंट लेने का काम, एनालिसिस करने का काम, नाम प्रकाशन करने का काम, पूरा मेन काम इन्हीं का रहता है, रिटर्निंग अधिकारी का। ठीक है, तो ये रिटर्निंग अधिकारी ना इनसे जस्ट नीचे का है। फिर उसके बाद में आता है पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी जो है ना, ये हेड होता है, और ये हर एक चुनाव जहाँ पे हो रहा है, मतलब हर एक जगह जो चुनाव डिसाइड किया जाता है, जैसे कि कोई स्कूल में रख दिए है ना, जितने भी स्कूल में रख दिए सपोज, तो हर एक स्कूल का जो एक जगह जो रहेगा, पोलिंग बूथ रहेगा, वहाँ पे एक पीठासीन अधिकारी, मतलब सबसे ज़्यादा मेन हेड जो रहेगा ना, वो पीठासीन अधिकारी बोला जाता है उनको। ठीक है, एक पोलिंग स्टेशन में। और फिर आता है मतदान या मतदाता अधिकारी होगा, तो यहाँ पे ये बहुत सारे हो सकते हैं। पीठासीन अधिकारी के मदद करने के लिए एक सेंटर में, वहाँ पे बहुत सारे मतदान या मतदाता अधिकारी हो सकते हैं। ठीक है, तो मतदान या मतदाता अधिकारी बहुत सारे हो सकते हैं। फिर उसके बाद में एक सेंटर में एक पीठासीन अधिकारी होता है, और ये पूरा इससे ऊपर रिटर्निंग अधिकारी होता है, जहाँ पे जाके सबके लोग अपना नाम डलवाते हैं, रिमूव करवाते हैं, या फिर कुछ भी चीज़ अपडेट करना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, शपथ पत्र सबमिट करना है, ये सब चीज़ रिटर्निंग अधिकारी के पास दिया जाता है। और इसके ऊपर में जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, और सबसे ऊपर में राज्य निर्वाचन आयोग होता है। ठीक है, नोट, जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करती है। ठीक है, जो जिला निर्वाचन अधिकारी है, देखो सबसे ऊपर में कौन था? राज्य निर्वाचन आयोग था, तो राज्य निर्वाचन आयोग जिला निर्वाचन के अधिकारी की नियुक्ति करेगा। उसके अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी किसकी नियुक्ति करेगा? जो जिसके पास हमने पूरा वो सब दे रहे थे, तो उनका नाम क्या था? रिटर्निंग अधिकारी। तो रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति करेगा। उसके बाद में ऐसे ही ऊपर से नीचे तक आते जाता है, तो वो नियुक्त करता है। तो जिला निर्वाचन अधिकारी जो होगा, वो जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करती है। शेष की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग के सहमति से करता है। ठीक है, अब जिला निर्वाचन अधिकारी जिसको रिटर्निंग अधिकारी होगा, पीठासीन अधिकारी हो गया, जो भी चीज़ होगा उसकी ना सहमति से करता है। पंच, सरपंच, उप सरपंच के निर्वाचन का प्रकाशन विहित प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये विहित प्राधिकारी जो है ना, ये पंच, सरपंच, उप सरपंच के निर्वाचन का प्रकाशन करता है। पंचायत चुनाव के संबंध में निर्णय राज्य सरकार लेगी, ना कि केंद्र सरकार। तो जो निर्णय जो है वो कौन लेता है? राज्य सरकार लेती है, केंद्र सरकार नहीं लेती है। यहाँ पे केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन में। नेक्स्ट है जिला निर्वाचन अधिकारी। अब देखो, सबसे ऊपर में राज्य निर्वाचन अधिकारी था, फिर जिला निर्वाचन अधिकारी हुआ। तो जिला निर्वाचन जो अधिकारी होता है ना, इसका प्रावधान छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के धारा 19 के तहत किया गया है। ठीक है, धारा 19 के तहत किया गया है जिला निर्वाचन अधिकारी। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? ऊपर वाला करेंगे, मतलब सबसे ऊपर में कौन है? राज्य निर्वाचन आयोग है, तो वो करेंगे राज्य सरकार के परामर्श से, मतलब राज्य सरकार जो परामर्श करेगा उसी के अकॉर्डिंग राज्य निर्वाचन आयोग नियुक्त करेगा। ठीक है, जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति। सहयोगी कौन होंगे? उप जिला निर्वाचन अधिकारी एक या अधिक हो सकते हैं। ठीक है, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, देखो जिला निर्वाचन अधिकारी एक होगा, उसके नीचे भी बहुत सारे लोग उनके मदद करने के लिए, नीचे मीन्स उन्हीं के बराबर या समकक्ष तो हो सकते हैं, है ना। तो उप जिला निर्वाचन अधिकारी एक या अधिक हो सकते हैं। कार्य इनका क्या होगा? जिला निर्वाचन अधिकारी का रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, है ना। अब रिटर्निंग अधिकारी के भी हेल्प के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी होगा ना, तो सहायक रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी जो कि मतदान सेंटर में होता है, फिर मतदान अधिकारी तथा इन नियमों के अंतर्गत नियुक्त सभी व्यक्ति आयोग के निर्देश तथा नियंत्रण में जिला निर्वाचन अधिकारी के अधीन कार्य करते हैं। मतलब ये सब के सब कहाँ करते हैं? किसके अंतर्गत कार्य करते हैं? जिला निर्वाचन अधिकारी के अधीन कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद में विशेष पंचायत चुनाव हेतु एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। ठीक है, एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है जो जिला पंचायत के निर्वाचन के लिए पदेन रिटर्निंग अधिकारी होता है।
ठीक है। तो जिला निर्वाचन अधिकारी ना जिला पंचायत के निर्वाचन के लिए होता है। अब देखो रिटर्निंग ऑफिसर प्रावधान क्या है, छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के धारा 20 के तहत दिया गया है, ठीक है, रिटर्निंग अधिकारी का। अब ये कौन सा लेवल पे है, एक जिला निर्वाचन अधिकारी हो गया, फिर उसके बाद में आता है रिटर्निंग अधिकारी। अब इनका कार्य क्या होता है ये देखते हैं ना। तो संख्या ना पंचायत चुनाव में एक क्षेत्र के लिए एक या एक से अधिक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त तो हो सकते हैं। एक क्षेत्र के लिए एक या एक से अधिक रिटर्निंग अधिकारी हो सकते हैं। अब ये नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है, या फिर ये क्वेश्चन आया हुआ था राज्य निर्वाचन आयोग करता है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी भी कर सकता है, क्योंकि जिला निर्वाचन अधिकारी तो इनके बड़े लेवल पे है ना। तो वो सलाह करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग से कि मैं इसको रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त कर रहा हूँ, है ना, जिला निर्वाचन अधिकारी, तो फिर कर सकता है जिला निर्वाचन अधिकारी इनकी नियुक्ति कर सकता है रिटर्निंग अधिकारी की। ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट है भूमिका क्या है, नायब तहसीलदार, मतलब ये रिटर्निंग अधिकारी की भूमिका क्या है। नायब तहसीलदार जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। जो नायब तहसीलदार है वो जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, और वहाँ पे जाके वो अपना पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करेंगे जनपद पंचायत ग्राम पंचायत के लोग। नोट, नायब तहसीलदार पद श्रेणी से निम्न श्रेणी के अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो नायब तहसीलदार से जो निम्न श्रेणी के अधिकारी है वो नहीं हो सकते रिटर्निंग अधिकारी। सहयोगी सहायक रिटर्निंग अधिकारी होगा, है ना, धारा 21 में दिया है सहायक रिटर्निंग अधिकारी इसके सहयोगी होंगे। आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर को उनके कार्य संपादन में सहायता करने के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों को सहायक रिटर्निंग अधिकारी के पद पर नियुक्त कर सकता है। वही हर जगह सहायता करने के लिए कोई ना कोई तो होगा, तो रिटर्निंग अधिकारी की सहायता करने के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी होता है। जैसे जिला में भी होता है ना, उप जिला अधिकारी भी होता है उसी तरीके से। तो ये रिटर्निंग अधिकारी का कार्य समझ आ गया। मैंने कार्य अभी और हम लोग पढ़ेंगे, बट कार्य इनका वही है कि पूरा सब डॉक्यूमेंट वगैरह प्लस सबमिट करने का काम उन्हीं के पास होता है। उसके बाद में पीठासीन अधिकारी होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। प्रावधान क्या है, छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के धारा 24 के तहत इसका दिया गया है। किसमें, धारा 24 में इसका दिया गया है ना। नियुक्ति कौन करता है, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी की पूर्वानुमति से। मतलब रिटर्निंग अधिकारी करता है, लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी के पूर्वानुमति से पीठासीन की नियुक्ति करता है। मैंने बताया था सबसे ऊपर वाले राज्य निर्वाचन आयोग किसकी नियुक्ति करेंगे, जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करेंगे, और जिला निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति करेंगे। अब देखो यहाँ पे रिटर्निंग जो ऑफिसर है वो जिला निर्वाचन अधिकारी की पूर्वानुमति से पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कर रहा है, मतलब अपने नीचे वाले की नियुक्ति कर रहा है, ठीक है, पूर्वानुमति से नियुक्ति करता है। भूमिका ना, प्रत्येक मतदान केंद्र में एक पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाता है, ठीक है। प्रत्येक मतदान केंद्र में एक पीठासीन अधिकारी होता है जो उस मतदान केंद्र के लिए प्रमुख होता है। मतलब मतदान केंद्र का जो प्रमुख है वो पीठासीन अधिकारी होता है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या फिर कुछ भी क्वेश्चन होता है या फिर आपको कोई चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है तो आप पीठासीन अधिकारी के पास जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अच्छा ये बताओ, जिला निर्वाचन जो अधिकारी वो तो कौन से धारा में दिया था, जिला निर्वाचन अधिकारी ये धारा 19 में दिया था। कौन से, धारा 19 में। और पीठासीन अधिकारी कहाँ पे दिया हुआ है, धारा 24 में, ठीक है। सहयोगी कौन होंगे पीठासीन अधिकारी के, तो प्रत्येक मतदान केंद्र में पीठासीन अधिकारी के सहयोग हेतु जितने आवश्यक हो उतने मतदान अधिकारी नियुक्त करते हैं। यह नियुक्ति भी रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो रिटर्निंग अधिकारी मतदान अधिकारी नियुक्त करते हैं पीठासीन अधिकारी की मदद करने के लिए, कि उनको कहीं भी कोई चीज़ का दिक्कत ना हो या फिर कोई भी चीज़ जितना भी मदद चाहिए उसके लिए ये नियुक्त करते हैं। अब देखो, प्रस्तावक चाहिए होता है। प्रस्तावक मतलब क्या होता है, जो प्रस्ताव दे, है ना, प्रस्ताव करे, मतलब कि मैं इस पर्सन को सपोर्ट करता हूँ, ये मेरा मतलब ये चुनाव में लड़ेगा तो अच्छा कर लेगा, मतलब मैं इसके साथ हूँ, ऐसा वाला, ठीक है। तो वो प्रस्तावक हो जाता है। तो वह प्रस्तावक जो होता है ना, वो मतदाता जो नामांकन फॉर्म भरते समय
नामांकन फॉर्म भरते समय अपने उम्मीदवार का नाम आगे प्रस्तुत करता है। ठीक है, जैसे आप वोटर हो और आप अपने दोस्त का एक का नाम सजेस्ट कर रहे हो तो वही आप प्रस्तावक हो जाओगे। आगे प्रस्तुत करता है उसे ही प्रस्तावक कहा जाता है ना। तो पंच में कम से कम एक प्रस्तावक होना चाहिए, कोई भी एक दो होना चाहिए जो बोले कि हाँ मैं इसके साथ हूँ, है ना। तो वार्ड मतदाता सूची में शामिल कोई भी जो व्यक्ति हो जो उस एरिया का मतलब जो वोट डाले, उसके लिए वोट डाले, वो कम से कम एक व्यक्ति हो सकता है प्रस्तावक पंच के लिए, जो कि उसी वार्ड से संबंधित हो, उसी वार्ड के अंदर का हो। पंच सरपंच में ना कम से कम 1% चाहिए प्रस्तावक, और वो ग्राम मतदाता सूची में ना शामिल कोई भी एक व्यक्ति हो जो बोले कि हाँ मैं इसका सपोर्ट करता हूँ, ऐसा वाला। उसके जनपद पंचायत में भी एक चाहिए, कम से कम एक चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, कम से कम एक तो होना ही चाहिए, है ना। तो जनपद पंचायत में भी उस जनपद पंचायत सदस्य क्षेत्र में मतदाता सूची में शामिल कोई भी व्यक्ति हो सकता है। उसके बाद जिला पंचायत सदस्य में ना कम से कम एक हो सकता है, उस जिला सदस्य क्षेत्र में मतदाता सूची में शामिल कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, एक उम्मीदवार के लिए कम से कम एक प्रस्तावक होना आवश्यक है, और एक प्रस्तावक एक से अधिक उम्मीदवार का प्रस्तावक नहीं बन सकता। प्रस्ताव मतलब जैसे कि अब आपने क्या किया, आपने अपने दोस्त का नाम आगे बढ़ा दिया, अब पता चला आपने पार्टी बदल ली, और पार्टी बदल ली और उसके बाद में फिर आप गए और दूसरे दोस्त भाई मैं तेरे साथ भी हूँ, चलो मैं तेरे लिए भी नाम हाँ कर देता हूँ, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। तुम जिसके लिए हो उसी के लिए हो, अब दोबारा आपका नाम आप किसी और को आप और किसी के लिए नहीं बोल सकते। ठीक है, प्रस्तावक नहीं बन सकते, एक ही पर्सन के लिए प्रस्तावक बन सकते हो। प्रस्तावक के खिलाफ कोई भी आपराधिक प्रकरण नहीं होना चाहिए, मतलब आपराधिक अगर प्रकरण है तो वो प्रस्तावक नहीं बन सकता। ठीक है, सही इंसान होना चाहिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। नामांकन पत्र या नाम निर्देशन पत्र, यह चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार का एक निर्धारित प्रारूप में, मतलब हर एक निर्धारित जो प्रारूप दिया जाएगा उसमें बायोडेटा होता है। ठीक है, बायोडेटा अपना है ना, क्या है पूरा डॉक्यूमेंट, एड्रेस वेड्रेस सब चीज़, उन्होंने कितनी संपत्ति है, उनके घर वाले के पास कितनी संपत्ति है ना, और साथ ही साथ में उनका रिकॉर्ड क्या है, मतलब क्रिमिनल या फिर पुलिस केस जो भी है सब चीज़ का रिकॉर्ड, हर चीज़ मतलब इसमें रहता है बायोडाटा, जो कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाता है ना। प्रत्याशी न कोई व्यक्ति जो पंचायत चुनाव के लिए योग्य है निर्धारित प्रारूप एवं नियम के अनुसार फॉर्म जमा कर सकता है। स्थान निर्धारित बायोडाटा फॉर्म रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब जो बायोडाटा का फॉर्म जो है ना, क्या क्या चीज़ भरना है ये सब अब मैं बताई थी कि पूरा रिटर्निंग अधिकारी के पास ही जाके पूरा फॉर्म भरने का काम, डॉक्यूमेंट सबमिट करने का काम पूरा रिटर्निंग अधिकारी के पास होता है ना। तो रिटर्निंग अधिकारी से बायोडाटा का फॉर्म प्राप्त करेगा, उससे पूरा फॉर्म फिल करेगा, उसके बाद फिर उनको देगा। नामांकन फॉर्म का प्रारूप निर्धारण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा, मतलब कि जो नामांकन जो फॉर्म का जो प्रारूप क्या क्या होना चाहिए, उसमें किस तरीके से भरना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, तो ये राज्य निर्वाचन आयोग तय करेगा कि उसमें कैसे कैसे होना चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए। दस्तावेज, फॉर्म जमा करने वाले आवश्यक दस्तावेज, है ना, ये सब चीज़ इसमें होते हैं। तो क्या क्या दस्तावेज हो सकते हैं, प्रस्तावक या उम्मीदवार दोनों में से किसी के द्वारा भी जमा किया जा सकता है दस्तावेज। देखो जो एक पर्सन प्रस्तावक था मैंने बताया था, और एक उम्मीदवार, जिस प्रस्तावक ने एक उम्मीदवार के साथ खड़ा हुआ कि हाँ मैं इनके साथ हूँ और इनको चुनाव लड़ना चाहिए, तो प्रस्तावक भी डॉक्यूमेंट जमा कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो चुनाव में खड़ा है वही ये सब डॉक्यूमेंट या फिर बाकी सब चीज़ का कार्य करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो उसके साथ है वो भी ये सब चीज़ फॉर्म भर सकता है, जमा कर सकता है, उसका हर चीज़ कर सकता है ना। यह फॉर्म रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा किया जाता है, और ये सब पूरा जो फॉर्म में पूरा डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस चलता है वो किसके पास होता है, रिटर्निंग अधिकारी के पास होता है। पद ना पंच पद हेतु अगर मतलब देखो दस्तावेज तो यहाँ पे हो गया, लेकिन पंच पद हेतु क्या क्या कर चाहिए, अभ्यर्थी का नामांकन पत्र चाहिए और जमानत राशि। ठीक है, जमानत राशि, अनारक्षित वर्ग को 50 रुपये तथा आरक्षित वर्ग को 25 रुपया जमा करना पड़ता है ना। पंच पद के लिए अगर आप लड़ाई कर मतलब आप खड़े होना चाहते हो चुनाव में, ठीक है, तो आपको आरक्षित वर्ग के लिए 50 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 25 रुपये और अनारक्षित वर्ग के लिए 50 रुपये आपको देना पड़ता है। अभ्यर्थी का नामांकन पत्र भी चाहिए। नोट, पंच पद हेतु शपथ पत्र या स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें स्वघोषणा पत्र और शपथ पत्र कुछ भी प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होती, ये पहले
प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है पंच पद के लिए। उसके बाद में सरपंच पद हेतु अभ्यर्थी का नामांकन पत्र होना चाहिए और साथ ही साथ में शपथ पत्र लगता है। यहाँ पे क्या लगता है? शपथ पत्र लगता है। पहले ना स्वघोषणा पत्र लगता था, ठीक है, पहले स्वघोषणा पत्र लगता था, लेकिन अब क्या लगता है? अब सिर्फ शपथ पत्र लगता है सरपंच पद हेतु। और यहाँ पे भी जमानत राशि लगेगी, है ना। अनारक्षित वर्ग को 1000 रुपये दिया जाएगा, है ना। अनारक्षित वर्ग में जनरल आ जाता है। और आरक्षित वर्ग को 500 रुपये जमा करना पड़ता है। और आरक्षित वर्ग में कौन कौन आता है तो आपको पता है, SC ST OBC और महिला वर्ग, ये सब के सब आरक्षित वर्ग हो जाएंगे, तो इनको 500 रुपये जमा करना पड़ता है। और अनारक्षित वर्ग को, है ना, 1000 रुपये जमा करना पड़ेगा। उसके बाद जनपद पंचायत सदस्य हेतु, क्योंकि जनपद पंचायत सदस्य का ही इलेक्शन होता है डायरेक्ट, है ना, तो इसमें भी अभ्यर्थी का नामांकन पत्र चाहिए और शपथ पत्र चाहिए। जैसा कि सरपंच में था वैसे ही शपथ पत्र चाहिए। और यहाँ पे जमानत राशि जमा करना पड़ेगा 2000 रुपये, जस्ट इसका डबल, ठीक है, 2 गुना, मतलब इसका 2 गुना मतलब डबल जमानत राशि जमा करना पड़ेगा। और आरक्षित वर्ग है, ठीक है, जो कि SC ST OBC महिला है, तो उसको 1000, जस्ट आधा जमा करना पड़ेगा। उसके बाद जिला पंचायत सदस्य हेतु भी सेम है, सेम प्रोसीजर, अभ्यर्थी का नामांकन पत्र, फिर शपथ पत्र सबमिट करना पड़ेगा और जमानत राशि सबमिट करनी पड़ेगी। और ये भी जमानत राशि इसकी 2 गुना रहेगी, 2 दूनी 4, ठीक है। तो अनारक्षित वर्ग को 4000 रुपये और आरक्षित वर्ग को 2000 रुपये जमा करना पड़ता है। नोट: जिला पंचायत सदस्य हेतु स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। कुछ भी चीज़, बस यहाँ पे शपथ पत्र देना है। सरपंच से ले लो, सरपंच में भी शपथ पत्र, उसके बाद में जनपद में भी शपथ पत्र, जनपद पंचायत सदस्य के लिए शपथ पत्र, जिला पंचायत सदस्य के लिए शपथ पत्र, बस। और पैसा जो भी लगेगा वो, और नामांकन पत्र तो तीनों में ज़रूरी है। और पंच के लिए कुछ भी चीज़ नहीं लगेगा, शपथ वपथ नहीं लगेगा, ठीक है। देखो, अब देखो आगे हैं अधिकतम 2 नामांकन। एक या अधिक स्तर के लिए एक साथ फॉर्म भरे जा सकते हैं, है ना। किस किस के लिए एक साथ फॉर्म भरे जा सकते हैं ना, तो एक साथ पंच और सरपंच के लिए फॉर्म भरे जा सकते हैं। पंच के लिए भी अगर आप लड़ना चाहते हैं, सरपंच के लिए भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आप दोनों साथ फॉर्म भर सकते हैं। सरपंच और जनपद पंचायत, है ना, सरपंच और जनपद पंचायत के एक साथ चुनाव में लड़ सकते हैं, फॉर्म भरे जा सकते हैं। एक साथ अपने क्षेत्र से निर्वाचन हेतु जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए फॉर्म भरा जा सकता है ना, और चुनाव लड़ा भी जा सकता है। सरपंच और जिला पंचायत सदस्य के लिए भी फॉर्म भरा जा सकता है। उसके बाद में पंच और जिला पंचायत सदस्य के लिए भरा जा सकता है, और पंच और जनपद पंचायत सदस्य के लिए भरा जा सकता है। सेम नहीं भरा जा सकता, बाकी जो भी अपोजिट है उसमें सब चीज़ के लिए फॉर्म भरा जा सकता है। 2 नामांकन हो सकता है। अब चुनाव भी एक साथ लड़ा जा सकता है, वहाँ पे फॉर्म भर दिए तो चुनाव भी लड़ सकते हैं ना, तो जो पहले दिया था वही इसमें भी होगा, है ना। इसमें सब कुछ वही होगा जो पहले अभी हम लोग मतलब ऊपर पढ़े थे वही। पंच और सरपंच का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, पंच और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, पंच और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। उसके अंदर सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। फिर सरपंच और जिला पंचायत का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। उसके बाद में जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। तो वही जो नामांकन भी अगर कर दिए साथ में तो चुनाव भी लड़ लेंगे। उसके बाद कभी कभी 2 से अधिक स्तरों के लिए फॉर्म जमा नहीं किए जा सकते। साथ ही एक ही स्तर में 2 पद हेतु फॉर्म नहीं भरा जा सकता, ठीक है। कुछ देखो, लेकिन अगर सेम है पोस्ट तो उसमें नहीं भरा जा सकता। जैसे कि एक उम्मीदवार 2 ग्राम पंचायतों से सरपंच के चुनाव के लिए, 2 ग्राम पंचायतों से तुम सरपंच सेम पोस्ट है तो नहीं भरा जा सकता। अब देखो पंच तुम अभी एक ही 2 वार्ड है तुम्हारा, 1 ग्राम पंचायत है, 2 वार्ड है, उसमें तुम 2 जगह से पंच का चुनाव नहीं लड़ सकते, 2 सेम पोस्ट से नहीं लड़ा जा सकता। अब जनपद पंचायत में 2 जनपद पंचायत पोस्ट के लिए तुम नहीं खड़े हो सकते, 2 जिला पंचायत के लिए एक साथ तुम नहीं खड़ा हो सकते, एक टाइम में एक ही जिला पंचायत के लिए खड़ा होना है, ठीक है। तो बस वही यहाँ पे बोला है, जिला पंचायत, एक उम्मीदवार 2 निर्वाचन क्षेत्रों से जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए फॉर्म नहीं भर सकता, 2 निर्वाचन क्षेत्रों से जनपद पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए फॉर्म नहीं भर सकता,
ठीक है। एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो ये बताया था ऊपर में। फॉर्म नहीं भर सकते का मतलब चुनाव भी नहीं लड़ सकते, बात एकदम सेम होगी। ठीक है। 2 ग्राम पंचायतों से सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकते, 1 ग्राम पंचायत के 2 वार्डों से पंच का चुनाव नहीं लड़ सकते, 2 निर्वाचन क्षेत्रों से जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकते, और 2 निर्वाचन क्षेत्रों से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकते। यदि एक अभ्यर्थी किसी वार्ड से नामांकन पत्र ग्राम पंचायत में पंच पद हेतु प्रस्तुत करता है और इसके बाद वह दूसरे वार्ड से भी पंच हेतु नामांकन दाखिल करता है, 2 जगह से कर दिया वो, बाद में उसको एनालिसिस हुआ कि मैंने गलत किया और मैं कहीं वो ना हो जाऊं, तो वो दूसरे जगह से अपना नामांकन वापस ले लेता है, तो उसका पहला नामांकन पत्र अवैध नहीं होगा। ठीक है। पहला नामांकन पत्र अवैध नहीं होगा कि तुम 2 जगह से लड़े तो तुम कैसे तुम अवैध हो गए, तुम्हारा नाम हट गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक जगह से तो वापस ले लिया ना, तो अब ठीक है, वो अपने एक जगह से लड़े। अब देखो, अभ्यर्थियों द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना, क्या क्या शपथ प्रस्तुत किया जाता है, मतलब शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है, आपको पता है कि इसमें सरपंच में, जनपद में और जिले में प्रस्तुत किया जाता है ना। तो अब उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो प्रावधान छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के धारा 31 का में ये दिया गया है, शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना सरपंच, जनपद एवं जिला पंचायत के सदस्य के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किए गए प्रारूप में, ठीक है, जो निर्वाचन आयोग जो विहित करे उस प्रारूप में क्या करेंगे, शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे, जैसा जैसा दिया है वैसे वैसे प्रारूप में। शपथ पत्र में अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताएं भी निश्चित करेगा, मतलब कि क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। उसके बाद में आपराधिक मामले क्या क्या है ये सब देगा। स्वयं की, उसके पति पत्नी आश्रितों की संपत्ति बताएगा कि कितना है हमारे पास संपत्ति, तथा दायित्व के बारे में जानकारी अंतर्विष्ट होगी। ठीक है, कि उनके क्या क्या दायित्व हैं। शपथ पत्र में जानकारी देगा कि क्या वह पंचायत शासकीय भूमि, भवन अथवा भवन पर अतिक्रमण करता है या नहीं। ठीक है, अतिक्रमण अगर कर रहा है तब वो पूरे सब चीज़ की जानकारी देगा। शपथ पत्र विहित प्रारूप में किसी पब्लिक नोटरी, जैसे नोटरी करवाते हैं ना, है ना, टिकट, डाक टिकट में नहीं, टिकट में मतलब 100 रुपये का टिकट, 50 रुपये, 10 रुपये का टिकट में, है ना, और ये नोटरी करवाएगा। उसके बाद प्रथम श्रेणी जो दंडाधिकारी है या शपथ आयुक्त के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा। ठीक है, प्रस्तुत करेगा, और वो साइन तभी करेगा जब सब चीज़ सही हो तब। ठीक है, जैसे कि आप नोटरी वोटरी करवाते हो जैसे होता है, वैसे यहाँ पे शपथ पत्र भी बनता है। ठीक है, तो देखो अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अब मैं नेक्स्ट पार्ट ना इसका नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। ठीक है, तब तक से बाय बाय। अब देखो, मैं बिना एडवर्टाइजमेंट के आपको कुछ सब चीज़ पढ़ा रही हूँ, लाइन से पढ़ा रही हूँ, तो इस सब चीज़ें बहुत मेहनत लगता है, तो आपको मेरी मेहनत का थोड़ा सा कदर करना है, और साथ ही साथ इसको लाइक कर देना है, क्योंकि व्यूज़ बहुत अभी थोड़े कम चल रहे हैं, तो हमको मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो बाय बाय।